हेलो, जय हिंद बच्चों। कक्षा 11 के छात्रों के लिए आज समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 लेकर के आए हैं, पर्यावरण और समाज। तो प्यारे बच्चों, जो पर्यावरण और समाज जो लेसन है उसके अंतर्गत आइए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पारिस्थितिकी से आपका क्या अभिप्राय है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है बच्चों, पारिस्थितिकी शब्द से अभिप्राय एक ऐसे जाल से है जहां भौतिक एवं अजैविक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं घटित होती हैं और मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। पर्वत तथा नदियां, मैदान तथा सागर और जीव जंतु ये सब पारिस्थितिकी के अंग हैं। समझ रहे ना? जैसे पर्वत हो, नदियां हो, मैदान हो या सागर हो या जीव जंतु हो, तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वे सभी पर्यावरण के क्या होते हैं? अंग होते हैं। और पारिस्थितिकी प्राणी मात्र और उसके पर्यावरण के मध्य अंतः संबंध का अध्ययन है। अंतः संबंध का अध्ययन है। इसे विज्ञान का एक ऐसा बहुवैषयिक क्षेत्र माना जाता है या माना है जिसमें आनुवंशिकी, समाजशास्त्र, विज्ञान आदि अनेक विषयों से सुव्यवस्थित रूप से ज्ञान लिया जाता है। समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि मानव और उसके पर्यावरण के मध्य अंतः संबंध में है और हर किसी को रहना चाहिए अगर हम समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर्यावरण से तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से है। यहाँ पर पर्यावरण का तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से है, जिसमें वन, नदियाँ, झील, समुद्र, पहाड़, पौधे इत्यादि आते हैं। चूँकि पारिस्थितिकी परिवर्तन मानव जीवन को गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए समाजशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो वास्तव में भूगोल का शब्द है जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन चूँकि भूगोल जो हमारा विषय है वह मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है, या पारिस्थितिकी जो शब्द है वह मानव जीवन से बहुत ही घनिष्ठ रिलेटेड है, इसलिए इस सब्जेक्ट के अंतर्गत भी पारिस्थितिकी को जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों तक ही सीमित क्यों नहीं है? आइए जानते हैं इसके आंसर को। सामान्य अर्थों में पारिस्थितिकी तंत्र को भौतिक या प्राकृतिक शक्तियों तक ही सीमित रखा जाता है। यह सही नहीं है। पारिस्थितिकी केवल प्राकृतिक शक्तियों तक सीमित न होकर प्राकृतिक एवं जैविक व्यवस्थाओं में अंतर संबंध पर बल देती है, क्योंकि मानवीय समाज पर पारिस्थितिकी का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे केवल प्राकृतिक शक्तियों तक सीमित करना उचित नहीं है। बहुत बड़ी सीमा तक किसी समाज की सांस्कृतिक या संस्कृति मानवीय विचारों तथा व्यवहार पर पारिस्थितिकी के गहन प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। व्यवसाय, भोजन, वस्त्र, आवास, धर्म, कला, आचार विचार, ठीक है, एवं इसी प्रकार के मानव निर्मित अनेक सांस्कृतिक निर्माण पारिस्थितिकी से ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, किसी स्थान की पारिस्थितिकी पर वहाँ के भूगोल तथा जलमंडल की अंतःक्रिया को भी प्रभाव पड़ता है या काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जानते हैं हम, जैसे मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को वहाँ की पारिस्थितिकी
अर्थात न्यून वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी तथा अत्यधिक तापमान के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में कंटीले झाड़ियाँ और वहाँ पर अधिकतर कांटेदार वृक्ष पैदा लेते हैं। इसी प्रकार पारिस्थितिकी कारक स्थान विशेष पर व्यक्तियों के रहने का भी निर्धारण भी करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पारिस्थितिकी केवल प्राकृतिक शक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन को भी प्रभावित करती है। ठीक है, मानव जीवन को भी प्रभावित करती है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, उस दोहरी प्रक्रिया का वर्णन करें जिसके कारण सामाजिक पर्यावरण का उद्भव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सामाजिक पर्यावरण का उद्भव जैव, भौतिक, पारिस्थितिकी तथा मनुष्य के लिए हस्तक्षेप की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया दोनों ओर से होती है। जिस प्रकार से प्रकृति समाज को आकार देती है, ठीक उसी प्रकार समाज भी प्रकृति को रूप देता है। उदाहरण के लिए कहें तो गंगा यमुना के बाढ़ के मैदान की उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी उच्च उत्पादन क्षमता के कारण ही यहाँ पर घनी आबादी बसी है। ठीक है, आपके निचले कक्षाओं में, जूनियर कक्षाओं में भूगोल में एक सब्जेक्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि गंगा जमुना के मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या बसती है। तो इसके पीछे रीज़न यही है, जनसंख्या अधिक बसने के पीछे रीज़न क्या है, यही है कि यहाँ की मिट्टियों की उपजाऊ क्षमता बहुत ही तेज़ है और यहाँ पर इतनी उत्पादन होती है कि जितने भी जनसंख्या अधिक रूप में बसती है उन सभी का भरण पोषण आसानी से हो जाता है। ठीक इसके विपरीत राजस्थान के मरुस्थल केवल पशुपालकों को ही सहारा देते हैं, जो अपने पशुओं की चारे की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। इन उदाहरणों से पता चलता है कि किस प्रकार पारिस्थितिकी मनुष्य के जीवन और उसकी संस्कृति को रूप देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए देखते हैं। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं कैसे तथा किस प्रकार से पर्यावरण तथा समाज के आपसी रिश्तों को आकार देती है। ठीक है, आकार देती है। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं हम लोग। सामाजिक संगठन में विद्यमान संस्थाओं द्वारा पर्यावरण तथा समाज के आपसी संबंधों को आकार प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि वनों पर सरकार का आधिपत्य है तो यह निर्णय लेने का अधिकार भी सरकार के पास होता है कि वह वनों की लकड़ी के किसी व्यापारी को पट्टे पर दे अथवा ग्रामीणों को वन उत्पादों को संग्रहित करने का अधिकार दे। यदि भूमि तथा जल संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व है तो मालिक ही यह निर्धारित करेंगे कि अन्य लोगों का किन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत इन संसाधनों के उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक संस्थाएं पर्यावरण तथा समाज के आपसी संबंधों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए एक महत्वपूर्ण तथा जटिल कार्य क्यों है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पर्यावरण का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या है? गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण अपने अनुसार वहाँ के मानव जीवन और समाज को ढाल लेती है। इसीलिए पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। परंतु पर्यावरण प्रबंधन एक कठिन कार्य है। औद्योगिकरण के कारण संसाधनों के बड़े पैमाने पर दोहन से पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध और जटिल बना दिए हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि आज हम जोखिम भरे समाज में रह रहे हैं। यहाँ ऐसी तकनीकों तथा वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हमें पूरा समझ नहीं है, जैसे नाभिकीय विपदा, जैसे
चेरनोबिल कांड, भोपाल गैस कांड, यूरोप में फैली मैड काऊ बीमारी इत्यादि, ये सब जितने भी रासायनिक जोखिम भरे दुर्घटना, एक्सीडेंट या त्रासदी हुए हैं, उन सब विपदाओं को मानव के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मानवीय भूल के कारण यह मानव जीवन को अपने काल के गाल में समाहित कर ली। तो औद्योगिक पर्यावरण में होने वाले खतरों को दिखाते हैं। कौन? ये सब जितने भी हैं, चैरिटेबल कांड हो, भोपाल गैस त्रासदी हो, ये सभी जितने हैं। ठीक है। संसाधनों में निरंतर होने वाले कमी, प्रदूषण, वैश्विक तापमान वृद्धि, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण विनाश आदि पर्यावरण की प्रमुख समस्याओं एवं जोखिमों ने पर्यावरण व्यवस्था को समाज के लिए न केवल महत्वपूर्ण बना दिया, बल्कि इसे ऐसी जटिल व्यवस्था बना दिया है कि इसका प्रबंधन अधिकांश समाज उचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है, प्रदूषण संबंधी प्राकृतिक विपदाओं के अनेक रूप होते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा ज्वारभाटीय लहरें जैसे सुनामी लहरें इत्यादि प्राकृतिक विपदाएं समाज को पूर्ण रूप से बदल कर रख देते हैं। यह बदलाव अपरिवर्तनीय अर्थात अस्थायी होते हैं तथा चीज़ों को वापस अपनी पूर्वावस्था में नहीं आने देते हैं। साथ ही प्रदूषण से संबंधित अनेक प्राकृतिक विपदाओं के कारण आज हमारे सामने इन सब में वायु प्रदूषण से संबंधित विपदाएं, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण की तुलना में कहीं अधिक हुई है। पूर्व सोवियत संघ के यूक्रेन प्रांत में हुए चेरनोबिल कांड तथा भारत में भोपाल गैस त्रासदी वायु प्रदूषण से संबंधित प्रमुख विपदाओं के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, आगे आइए देखते हैं। आगे है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव से लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 2 लाख से अधिक व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो गए। इस प्रकार की दुर्घटना रोकने हेतु इन फैक्ट्री में कंप्यूटरीकृत अग्रिम चेतावनी व्यवस्था नहीं थी, जो अमेरिका स्थित किसी कंपनी के प्रत्येक प्लांट का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। ध्वनि प्रदूषण बहरेपन को तो मृदा प्रदूषण अनेक रोगों को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार इसीलिए कहा सकता है कि प्रदूषण से संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के सभी रूप विनाशकारी होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष घरेलू वायु प्रदूषण से मरने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। ठीक है, आगे देखते हैं। संसाधनों की छीड़ता से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। संसाधनों की छीड़ता से संबंधित पर्यावरण के अनेक प्रमुख मुद्दे हैं। इनमें से न केवल वन्य जीव की अनेक किस्में खत्म हो चुकी हैं तथा अनेक समाप्त होने के कगार पर हैं, बल्कि आने वाले वर्ष मानव के लिए भी संघर्षतम हो रहे हैं, क्योंकि मानव जीवन भी अब प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं और अपने भूल से होने वाले आपदाओं से अछूता नहीं रह गया है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि इसकी कोई विकल्प शीघ्र सामने नहीं आया तो पेट्रोलियम इतने महंगे हो जाएंगे कि सामान्य जनता की पहुंच से बाहर हो जाएगी। पानी तथा भूमि में छीड़ता तेजी से बढ़ रही है। अतः जल के स्तर में लगातार कमी होने से पूरे भारत में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, और इसी सबों के ध्यान में रखते हुए नगरीय तथा उद्योगों के
केंद्रों को बढ़ती संख्या के साथ साथ मांगों के होने के कारण जल संसाधनों की पूर्ति कम होने के कगार पर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संसाधनों की क्षीणता से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं जरा। संसाधनों की क्षीणता से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, आइए जानते हैं। संसाधनों की क्षीणता से संबंधित पर्यावरण के अनेक मुद्दे हैं। इसमें न केवल वन्य जीवों की अनेक किस्में खत्म हो चुकी हैं तथा अनेक खत्म होने के कगार पर हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हालांकि हम पिछले स्लाइड्स में पढ़ा दिए हैं और कगार पर हैं, यहाँ तो बता दिए थे। आगे देखते हैं। नदियों के बहाव को मोड़े जाने के कारण जल बेसिन को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। भूजल की भांति हजारों वर्षों से मृदा की ऊपरी परत को भी होने वाला निर्माण भी पर्यावरण के कुप्रबंधन एवं पानी के जमाव तथा पानी के खारा होने के कारण नष्ट होता जा रहा है। भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन भी मृदा की ऊपरी सतह के नाश होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसी तरह से तमाम प्रकार के मानवीय भूल के कारण आज समाज के लिए अत्यधिक कष्ट भरा दिन देखने को मिल रहा है। आगे है पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं भी हैं। ऐसे कैसे इसको स्पष्ट किया जा सकता है, ये देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याएं हैं जिसका जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आज WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है हमारा है, वह चिंता जाहिर कर रहा है कि इसी तरह से अगर पर्यावरण प्रदूषित होती रही तो मानव जीवन बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ जाएंगे। आर्सेनिक, कैंसर, टाइफाइड, हैजा, पीलिया जैसी अनेक बीमारियां प्रदूषित जल से फैलती हैं तथा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण से विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है। मृदा का कटाव होने से उपज कम हो रही है, जिससे महंगाई बढ़ रही है तथा निर्धन लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण न केवल सिर दर्द बल्कि बेचैनी को भी बढ़ाते हैं, हृदय की तीव्र गति होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अन्य प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है, पर्यावरणीय असंतुलन के कारण अपंगता में वृद्धि होती है। अध्ययनों से पता चला है कि रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के परिणाम अपंग संतान पैदा ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी से क्या अभिप्राय है, तो ये जानते हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी वह विचारधारा है जो यह बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन के संगठन, व्यवहार की सोच तथा कोशिश को एक आकार देते हैं। पारिस्थितिकी की चुनौतियों का सामना करने हेतु विकसित सामाजिक परिस्थितिकी समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को मद्देनजर पर्यावरण को नियंत्रित करने पर बल देती है। ठीक है, समाज के विभिन्न वर्ग पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को भिन्न प्रकार से देखने तथा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए वन विभाग अधिक राजस्व एवं अधिक मात्रा में बांस का उत्पादन करता है। बांस का कारीगर उनका उपयोग कैसे करेगा, यह वन विभाग की चिंता का विषय नहीं है। दोनों द्वारा बांस से संबंधित होने के बावजूद दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। ठीक है, अगला स्लाइड में दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए हो गया, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे देखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का यह क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ाने में आप लोगों को वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बहुत हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो एक सूचना आप लोगों के लिए है कि अगर आप तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। इसी तरह से इसको आप लोग अपने
हाथों से जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन आएगा, ऑल पर उसको क्लिक कर देना है, जिससे मेरे मिलने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिले और इसका आप लाभ उठा सकें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इतना में ही अच्छी कक्षा को समेटते हैं, चलते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।